तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि एक बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर है। शानदार चैप्टर इसलिए क्योंकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि आज हम अपने बायो के अंदर किस तरह से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। एक्सप्लेन करते हैं समझते हैं मतलब आज समझ में भी आ जाएगा, और कोई आपसे पूछेगा ना कि क्या होता है तो आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो बात करते हैं चैप्टर के नाम की और इसके खूबसूरत से इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? तो सवाल है व्हाट इज सेल, और फिर हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस की कि वो क्या काम करता है और वो दिखता कैसा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं आज आपसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं कि सेल होता क्या है। जब भी आपके दिमाग में एक सेल नाम का शब्द आपके से कोई भी बोलता है तो आपके दिमाग में आता है कि वो घड़ी का सेल तो नहीं है। नहीं बेटा, वो घड़ी वाला सेल अलग है, ये वाला सेल अलग है। तो घड़ी वाले सेल में और इस वाले में डिफरेंस जमीन आसमान का है। इस सेल की बात करें तो इस सेल की किताबों में जो डेफिनेशन दी जाती है वो दी जाती है कि सेल इज नथिंग बट, सेल इज नथिंग बट, सेल इज नथिंग बट, जो डेफिनेशन है उसकी बात कर रहा हूं तो सेल इज नथिंग बट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज नथिंग बट दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, या मैं कहूं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म तो आपको पता ही रहता है कि लिविंग होते हैं सबसे पहली चीज। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्या कहा जाता है? सेल। यानी जो सेल है वो एक प्रकार से हम बोले तो ब्लॉक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसको समझाऊंगा कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत खूबसूरत सी दीवार है, ठीक है। इस दीवार को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल, तो हम वही वॉल बना देते हैं आपके सामने, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये वॉल को मैंने बिल्ड कर दिया या कंस्ट्रक्ट कर दिया या डेवलप कर दिया, जो आपको मन करे वो आप बोल दो। यानी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने ब्लॉक का इस्तेमाल किया। उन ब्लॉक का नाम है ब्रिक्स। अब मैं ब्रिक्स बना देता हूं बेटा। तो एक ये बनाई, इन ब्रिक्स से बनी हमारी वॉल, उन वॉल से बने रूम से बनी बिल्डिंग। यस अनिरुद्ध, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? पूछो। अच्छा, ब्रिक्स कह रहे थे तो मैं भी वहीं लेके आ रहा हूं आपको, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हो। क्या आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज कि हमारी जो दीवार बनी है वो दीवार जो बनी है वो बेसिक ब्लॉक्स से मिलकर बनी है, और उन्हीं ब्लॉक्स को कहा गया, बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहा गया ब्रिक्स। क्या कहा? ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, और इन्हीं ईंटों से इस दीवार को हमने खड़ा कर दिया। और ये दीवार जो है वो है स्ट्रक्चर, वो है स्ट्रक्चर। जब इंसान की उत्पत्ति हुई, जब इंसान बने, या मैं कहूं कोई ऑर्गेनिज्म बना या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, तो उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अंडरस्टैंड करना ही बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये बायोलॉजी का एक बेसिक, एक बहुत ज्यादा बेसिक डेप्थ में जाकर समझने की बात है। और बायोलॉजी क्या है? इंसान रूपी शरीर या लिविंग बींग्स की अंडरस्टैंडिंग, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी स्टडी करना ही क्या है? बायोलॉजी। और बायोलॉजी शब्द जो स्टार्ट हुआ वो सेल से स्टार्ट हुआ, समझ लीजिए इतना सा। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी हमारी बॉडी कैसे बनी है। आपने तो दीवार बना दी, तो दीवार किससे बनी? दीवार बनी ब्रिक्स से। हमारी बॉडी किससे बनी है? तो वही जो बॉडी हमारी जो बनी है
उसी बॉडी के बनने का एक सबसे मूल आधार है सेल। इसलिए सेल को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब हमारे ऑर्गेनिज्म तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे अगर हम बात करें डॉग्स की, हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, हम बात करें फिश की, तो ये सारे ही ऑर्गेनिजम्स हैं। हम बात करें प्लांट्स की, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक बेसिक ब्लॉक्स से बने हैं, जिनको स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स भी कहा जाता है, स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स भी कहा जाता है। उन ब्लॉक्स को कहा जाता है सेल। और हमारे ये वॉल, ये जो हमारी दीवार बनी है, ये दीवार बनी है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिक्स। और ब्रिक्स को कंबाइन करके दीवार बनाई, दीवार को कंबाइन करके रूम बनाए, रूम्स को कंबाइन करके अपार्टमेंट बनाया, और अपार्टमेंट को कंबाइन करके क्या बनाया, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग। और बिल्डिंग जब बनती है तो वो पूरा शरीर, अगर हम उसको कंपेयर करें हमारे बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से, तो ह्यूमन बॉडी अगर हमारी देखे जाए तो कुछ इस तरह की दिखती है। बहुत गंदी ड्राइंग है, आई होप आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरह की है। हमारा जो ये पूरा ये है एक यूनिट है, एक शरीर जो है वो एक यूनिट है। और इस यूनिट में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हाथ है, पैर है, बॉडी है, चेस्ट है, चेस्ट के अंदर रिब्स है, रिब्स के अंदर हड्डियां हैं, और हड्डियों आंख है, नाक है, मुंह है, दांत है, जबान है। यानी हर एक चीज जब मिलकर एक काम करती है, एक साथ काम करती है, तो बनती है ह्यूमन बॉडी। क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी। ऐसे ही बहुत सारी लिविंग बॉडीज भी काम करती हैं, जिनमें डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। उन डिफरेंट यूनिट्स को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। क्या कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑर्गन सिस्टम। जो ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये ऑर्गन सिस्टम से काम कर रही है। अब ऑर्गन सिस्टम क्या हो सकता है? जैसे हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, या हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम, या हम बात करें स्केलेटन सिस्टम, या हम बात करें स्केलेटन सिस्टम के बाद हमारे पास हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका भी एक सिस्टम होता है, जिसमें ब्रेन पूरा काम करता है। यानी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के सिस्टम हैं। जैसे फंक्शन ऑफ हार्ट है, तो हार्ट का भी एक अलग सिस्टम है। उस सिस्टम से मिलकर बना है ऑर्गन्स, और इन ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है ह्यूमन बॉडी। अब उन ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना? तो ऑर्गन सिस्टम जो मिलकर बना है वो बना है ऑर्गन्स से। ऑर्गन्स कौन कौन से? जैसे हमारे पास आई के बाद हैंड्स हैं, हैंड्स के बाद डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स में हमारे पास नोज भी आ जाती है, माउथ भी आता है, ईयर्स भी आते हैं। तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स, हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, रिब्स आ जाती हैं, इंटेस्टाइन आ जाती हैं, स्मॉल लार्ज हो जाती हैं, लिवर आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाती है, बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं। यस बेटा बोलो। उनको एटम्स कहा जाता है बेटा, वो लिविंग नहीं है ना, वो लिविंग नहीं है। हमने एक दीवार को एक बहुत बड़े रूप में देखा, उस बड़े रूप को क्या बोला हमने? ब्रिक्स से बनते हुए देखा, तो हमने ब्रिक्स को बेसिक ब्लॉक बोल दिया। अब हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स भी एटम से मिलकर बना है। अगर हम थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे चले जाएं, मतलब और छोटे लेवल पे चले जाएं, तो हमें पता चलेगा कि एटम होता है। अब वो एटम तक तो हमें जाना ही नहीं ना, हम तो बेसिक ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं ना। जैसे हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी क्या है? सेल है। तो सेल क्या है? सेल इज नथिंग बट, अभी आने वाला है। अभी ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हैं? ऑर्गन्स मिलकर बने हैं मेरे प्यारे बच्चों टिश्यूज से। किससे मिलकर बने हैं? टिश्यूज से। टिश्यूज से मिलकर बने हैं। इस गेट को लगा देना। ये टिश्यूज क्या हैं? ये टिश्यूज जो हैं उन ऑर्गन्स का एक फंक्शनल पार्ट होता है टिश्यू। और टिश्यू क्या होगा? टिश्यू इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल। क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सेल। और इन सेल्स के कलेक्शन से क्या बना? टिश्यू। अब हायरार्की उल्टी चलती है, पहले आया सेल के कलेक्शन से बना टिश्यू के कलेक्शन से बना ऑर्गन से कलेक्शन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के कलेक्शन से बनी
ह्यूमन बॉडी जो कि एक यूनिट की तरह काम करती है। जैसे आपका दिमाग और आपका हाथ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जैसे बोलते हैं ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आंखों और हाथों का भी काम होता है, दिमाग और हाथों का काम होता है। आपका दिमाग बोलता है हाथ उठा, तो हाथ उठा दिया। आपका दिमाग बोला हाथ नीचे कर, और वो नीचे कर ही नहीं रहा है। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी। इसलिए ऑर्गन सिस्टम का आपस में कोऑर्डिनेट होकर, कोऑपरेशन से होकर काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बेटा अनिरुद्ध बोलो। सेल्स ही कनेक्ट करते हैं सर हमारा और ब्रेन। यस यस यस, हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो न्यूरॉन्स के पास एबिलिटी होती है हर एक फंक्शंस, हर एक बॉडी को कोऑर्डिनेट करने की। न्यूरो सिस्टम जिसे कहा जाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम मैं बोल रहा था ना, दिमाग का एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो सिस्टम भी होता है, जो दिमाग की रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। और हमारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स हर एक बॉडी पार्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। अभी वो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी हम बहुत सेल की बात पढ़ रहे हैं। तो सेल में क्या है, जैसे अगर न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स भी एक प्रकार के सेल है जो कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू ब्रेन से कनेक्ट रहते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि आपको, जैस बेटा, नर्व सेल्स, यस, नर्वस सिस्टम, चलो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये जो नर्वस सिस्टम है ना बेटा, ये भी एक प्रकार का सिस्टम है। उसमें जो नर्व्स इस्तेमाल की जाती हैं, या नर्व्स जो हमारी बॉडी के अंदर हो हैं, वो एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये न्यूरो सिस्टम होता है जो कि दिमाग से कनेक्टेड रहता है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी हमारे हर एक डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट रहती है। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? तो अब हम बात कर रहे हैं सेल। तो सेल जो है उसकी एक और क्लास 9th की डेफिनेशन, अभी आप लोग क्लास 8th में हो, लेकिन क्लास 9th की एक बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है जो बोलती है कि इट इज नथिंग बट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलती है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताने वाला हूं। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है पहले वो समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा यूनिट। यूनिट का मतलब है एक होके काम करना, और लाइफ का मतलब समझाऊंगा। तो अगर आपको ये 3 चीजें समझ में आ गई, क्योंकि क्लास 9 के अंदर सेल की डेफिनेशन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो अगर आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ समझ में आ गया तो आपको 100% गारंटी है सेल समझ में आएगा। अभी तो सेल मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आया है कि बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो सेल होते हैं। जस्ट लाइक दीवाल के अंदर जो बेसिक ब्लॉक्स होते हैं वो होती है बिल्डिंग्स, बेसिक ब्लॉक्स जो होते हैं वो होती है ब्रिक्स, और ब्रिक्स के कलेक्शन से बनी वॉल, वॉल के कलेक्शन से बनी बॉल के कनेक्शन से बना रूम, रूम के कलेक्शन से अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के कनेक्शन से बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग। ऐसे ही सेल के कनेक्शन से टिश्यू, टिश्यू के कलेक्शन से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से बना ह्यूमन बॉडी, जो कि एक साथ काम करते हैं, तब जाके हमारी बॉडी वर्क करती है और हम जिंदा होते हैं, हम लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन इस लाइफ एक्सपीरियंस करने का एक बहुत बड़ा राज है उन सेल की लाइफ एक्सपीरियंस करना। मतलब सेल भी एक लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, तब जाके आप लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। जब आपको कट लगता है तो आपको दर्द होता है, तो सेल भी तो हैं उसके अंदर। तो क्या सेल को कट लगता होगा? क्या सेल को दर्द होता होगा? क्या सेल लाइफ जी रहा होगा? क्या सेल मर रहा होगा? क्या सेल एक्सक्रीट कर रहा होगा? ये सारी छुपी हुई बातें मैं आपको से डिस्कस करूंगा। पहले इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। ओके, तो तुम लोगों ने अच्छा है इसको छाप लिया होगा दिमाग में भी और कॉपी में भी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं और समझाता हूं कि सेल कैसे लाइफ एक्सपीरियंस करता होगा, जिससे आप अपनी एज अ ह्यूमन बॉडी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो मेरी गारंटी है आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि जिस तरह से हमारा दिमाग काम करता है, तो सेल के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो दिमाग की तरह काम करती होगी। तो बहुत खूबसूरत सी अब मैं तुमको समझाने जा रहा हूं इसकी डेफिनेशन, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी बॉडी भी एज अ यूनिट काम करती है। जैसे ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है नर्वस सिस्टम के साथ, जो कि हमारे हर एक बॉडी पार्ट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर हमारी बॉडी वर्क करती है। ऐसे ही हमारे सेल भी एक तरह से काम करते हैं, और हो सकता है कि सेल लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो। तो जब क्लास 9 की डेफिनेशन है उसमें सबसे पहला जो शब्द आता है उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल, और मेरे ख्याल से क्लास 9th में भी ये चैप्टर है। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है वो सुनो। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। अब बेसिक का मतलब क्या होता है, और डेप्थ में जाओ। बेस
बेस का मतलब और क्या होगा, जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अभी समझाते हैं इसको, जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब फिजिक्स में इसका बहुत खूबसूरत सा मतलब है, बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा टाइम, बहुत बढ़िया, आपने सुना है टाइम, और आपने सुना होगा स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ। किसी भी चीज की लेंथ, पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस। जो पाथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाने का, उसकी लेंथ जो होती है वो होती है डिस्टेंस। और टाइम जो होता है वो टाइम ही होता है। टाइम का मतलब होता है समय। अब समय का मतलब क्या है, क्या समय को और एक्सप्लेन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला? नहीं। तो समय और लेंथ जो हैं ये दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होता है कि इसको और एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये फंडामेंटल हैं, ये बेसिक हैं, जिनकी वजह से और भी चीज़ें बनती हैं। जैसे फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। मास क्या होता है, मास भी फंडामेंटल है। जो हर एक चीज़ हम महसूस करते हैं, चाहे हम स्पेस में हो, चाहे अर्थ में हो, चाहे जुपिटर में हो, एक कांस्टेंट जो वजन इज डिफरेंट, लेकिन मास जो होता है वो हर एक के पास होता है। इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वजन क्या होता है, जो वजन होता है यानी वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, जो कि अर्थ की होती है। जैसे आपने सुना होगा कि अर्थ में हमको मास अगर 50 किलो महसूस हो रहा है, तो वहीं अगर हम मून पे चले जाएंगे तो 6 गुना कम मास महसूस होगा या वजन महसूस होगा। तो मास इज अ फंडामेंटल, लेकिन वेट है प्लैनेट टू प्लैनेट, ग्रह टू ग्रह, और अगर हम कहें हेवनली बॉडी टू हेवनली बॉडी वेरी करेगा, लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। यानी अगर हम कहें कि जिसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसको हम कहेंगे फंडामेंटल। अब बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट का मतलब होता है एज अ होल। होल मतलब एक, एज अ होल मतलब एक यूनिटी में काम करने को ही बोलते हैं यूनिट। और अगर हम बात करें लाइफ की, तो लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब लाइफ को समझते हैं और हमारी लाइफ से ही समझते हैं। मेरी लाइफ को समझना मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं अपनी लाइफ को समझ रहा हूं, लेकिन हम दूसरे की लाइफ को समझेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल होगा। समझते हैं कैसे, रास्ते से जा रहा था, भेड़ पुली गा रहा था, सामने दिखा एक डॉग जो कि लेटा हुआ था, लेकिन मुझे लगा मर गया है। क्यों? क्योंकि वो लेटा हुआ था, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था? हाँ, वह मूव नहीं कर रहा था, लेकिन मैं भेलपुरी खा रहा था। जब चलो बिल्ली को ही ले लेते हैं। अब डॉगी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा एग्जाम्पल, तो हम अब कैट को ले लेते हैं। कैट पड़ी हुई थी, हमको लगा मर गई है, लेकिन हमने जब देखा उसको, जाके पास से उसको छुआ तो उसको डर लगा, उसको करंट लगा, उसने कहा हाँ जिंदा है। जब आप देखना किसी छिपकली को कोई दुश्मन अगर उसको मारने आता ना, तो वो मरने का नाटक करती है। थोड़ी देर बाद देखो तो आप छिपकली गायब मिलेगी वहां पर। क्यों? क्योंकि वो मरने का नाटक करती है, फिर वो मूव नहीं करती। सामने वाला सोचता मर गया, अब उससे मुझे कोई खतरा नहीं है, निकल लो पतली गली से। जैसे किसी के घर में बाबा अगर सांप निकल जाता है, अगर वो ऐसे पड़ा हुआ है तो आप उससे डरोगे नहीं, लेकिन अगर वो तैरते हुए आपके पास, रेंगते हुए अगर आपके पास आ रहा है तो आपको डर लगेगा। और आप सबसे पहले अपने दुश्मन को, जिससे आपको खतरा है जान का, उसको मारने की कोशिश करोगे। अभी सावन का सोमवार चल रहा है, सावन चल रहा है, तो हमें शिव जी के हम तो भक्त हैं भाई, लेकिन अगर आपको उससे खतरा है ना, तो आप सबसे पहले उससे बचने की कोशिश करते हो। तो अब जब कोई चीज़ मूव कर रही तो आप समझते हो कि उसके अंदर लाइफ है। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर भी लाइफ होती है, लेकिन अब वो तो मूव करते हुए नहीं दिखते। तो दूसरी चीज जो लाइफ को रिप्रेजेंट करती है वो करती है ब्रीथ। अब जब वो सो रहा है तो आप वहां जाके देखोगे, उसको देखोगे इसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही। हो सकता है बेहोश हो सकता है कि वो होश में ना हो सकता है कि उसको कुछ, उसका एक्सीडेंट। हाँ बेटा, सर आपने बोला नहीं सांस लेता है कि नहीं, सर मैं ये देखता हूँ। अच्छा देखते हो? मतलब ऐसा होता है सर, कभी कभी ये होता है ना कि मतलब दिखता ही नहीं है, कि मतलब कोई हिंट ही नहीं मिल रही कि वो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो समझ लो गया, लेकिन मूव कर रहा है, सो रहा है, तो सांस ले रहा है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट
तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो डेवलप या ग्रो कर रहा है कि नहीं। ग्रो मतलब उसकी ग्रोथ है या नहीं, वो बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा बेबी पैदा हुआ, जैसे मैं भी छोटा सा ही पैदा हुआ था, इतना बड़ा थोड़ी हुआ था। तो जब मैं बड़ा, धीरे धीरे बड़ा, मेरी बोन्स बढ़ी, मेरे सेल बढ़े, मेरे चेहरा बड़ा, दाढ़ी आई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ऐसे ही मैं ग्रो करता गया। अभी भी ग्रोथ मेरी बराबर है। ग्रोथ नहीं होगी ना तो निमट जाएंगे। इसका मतलब ये समझ लेना कि वो ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो डेड है। मैं मूव नहीं कर रहा हूं तो सो रहा हूं ना भाई, इसका मतलब ये थोड़ी कि डेड हो गया। ऐसे कोई चीज मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जान नहीं है। तो ये तीनों बेसिक क्राइटेरिया हैं जो लाइफ को क्या करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स, बेटा एक मिनट, दैट रिप्रेजेंट्स लाइफ इन इट। लेकिन इनमें से अगर कोई एक भी दिख गया तो इसका मतलब उसके अंदर लाइफ है, भले ही वो मूव नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दादाजी को पैरालिसिस हुआ था, 10 साल तक वो मूव नहीं करे थे। मतलब ऐसे मूव तो करते थे, सांस लेते थे, लेकिन ऐसे मूव नहीं करते थे। तो क्या इसका मतलब उनके अंदर लाइफ नहीं? लाइफ है। ऐसे प्लांट्स जो हैं वो ग्रोथ दिखाते हैं अपनी, वो बढ़ते हैं, वो हरे होते हैं, वो बढ़ते हैं, वो फूल देते हैं, वो फल देते हैं। इसका मतलब उनके अंदर लाइफ है। वो मूव नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर लाइफ है। जो भी मूवमेंट होता है, जो भी ग्रोथ होती है, अब वो जो एक्चुअली प्लांट भी ग्रोथ और मूव करते हैं। कैसे? जब वो ग्रो करते तो बढ़ते हैं ना, बढ़ते मतलब उनकी मूवमेंट हो रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो ग्रोथ बहुत स्लो है, बहुत सडन नहीं है। जैसे मुझे किसी ने मारा तो मैं एकदम मूव हुआ, तो वो सडन नहीं है। जो ग्रोथ होती है वो सडन नहीं होती, वो स्लो प्रोसेस होती है, इसलिए वो इतनी जल्दी आसानी से समझ में नहीं आती। लेकिन ये ब्रीथ और मूवमेंट जो होती है वो सडन प्रोसेस होती है, जो कि ईजिली समझ में आती है। अब आप बोलोगे कि भाई जिसके अंदर लाइफ है उन तीनों चीजों के, यस 100%, तो क्या सेल के अंदर लाइफ है? इसका आंसर कहते हैं यस, सेल के अंदर लाइफ है। और फंडामेंटल क्यों बोला है? इसलिए समझ लो कि सेल वो सबसे छोटी यूनिट है। सेल सबसे छोटी यूनिट है जिसमें लाइफ प्रेजेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर लाइफ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सेल एज अ यूनिट उन कंपोनेंट्स के साथ, उन ऑर्गेनेलीज के साथ जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत सारी चीज़ें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, सेमीपरमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स जो होते हैं, गोगी अपैरेटस जो होता है, उन सबके साथ जो सेल एक फंक्शन है, एक सेल जो यूनिट है, उसके अंदर लाइफ हो सकती है। उससे छोटी कोई इकाई, उससे छोटी कोई यूनिट, उसके अंदर लाइफ प्रेजेंट नहीं है। यानी सेल के अंदर भी लाइफ है। अगर सेल की बात करें तो सेल भी डेवलप होंगे, सेल भी ग्रो होंगे, सेल भी जिंदा होंगे, तो सेल भी मरेंगे। इस विश्व का, इस दुनिया का एक बहुत खूबसूरत सा उसूल यह है कि जो जिंदा है, जो पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु अवश्य है, उसकी मृत्यु लिखी जा चुकी है। इसका मतलब जैसे सेल जिंदा होते हैं, सेल बढ़ते हैं, सेल लाइफ स्पेंड करते हैं, सेल खाते हैं, सेल एब्जॉर्ब करते हैं, सेल डेवलप होते हैं, सेल एक्सक्रीट करते होंगे, सेल निकालते भी होंगे, और सेल मर भी जाते होंगे। ये सारी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जितना भी है, जैसे ह्यूमन जीता है वैसे ही सेल भी जीता है। इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो सबसे छोटी इकाई जिसमें लाइफ प्रेजेंट हो। फंडामेंटल यानी बेसिक, वो सबसे बेसिक इकाई जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट हो, जिसको हम और आगे एक्सप्लेन नहीं, यानी लाइफ को सेल के आगे और एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सेल में लाइफ ढूंढा जा सकता है, लेकिन सेल के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर लाइफ को ढूंढा नहीं जा सकता। दैट इज द रीजन व्हाई सेल इज सेड टू बी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इतनी बड़ी लाइफ जो मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, वो उस सेल की वजह से लाइफ है। यानी उस सेल के अंदर लाइफ है। हमारी बॉडी के अंदर जो लाइफ है वो सेल से जो लाइफ आई है, इसलिए मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। जैसे कोई स्किन जल जाती है, जब स्किन कोई जल जाती है तो उस स्किन के ऊपर के जो सेल हैं वो मर जाते हैं, लेकिन सारे सेल नहीं मरते। जब सारे सेल नहीं मरते तो दूसरे सेल पैदा हो जाते हैं, और वो मरे हुए सेल हैं वो डेड स्किन से
अपने आप वो पपड़ी बाहर निकल जाती है, वो काली पड़ने के बाद बाहर, और अपनी एक नई स्किन आ जाती है। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ सेल। बेटा एक सेकंड रुक जाओ, बस मुझे खत्म करने दो। जो वो लाइफ है, वो फंडामेंटल जो है, वो किसके अंदर प्रेजेंट है? वो सेल के अंदर प्रेजेंट है। और हमारी पूरी बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी एज ए यूनिट जो काम कर रही है, वो उन सेल की लाइफ की वजह से ही काम कर पा रही है। यानी मेरे अंदर लाइफ है, यानी मेरे सेल्स के अंदर भी लाइफ है। मेरी बॉडी के हर एक ऑर्गन के सेल काम कर रहे हैं, मेरी बॉडी के हर एक टिश्यू काम कर रहा है, मेरी बॉडी के हर एक ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो न्यूरो सिस्टम हो, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम हो, वो सब काम कर रहे हैं क्योंकि उनके सेल काम कर रहे हैं। समझ में आया? इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। ओके, आई होप तुम लोगों ने छाप लिया होगा। अब हरिओम का एक डाउट था। हरिओम का क्या डाउट था? हरिओम ने पूछा सर वो जो पपड़ी है, वो जो पपड़ी वो प्लेटिलेट होती है क्या? नहीं बेटा, प्लेटिलेट नहीं होती। प्लेटिलेट्स तो ब्लड में होते हैं, ब्लड प्लेटिलेट्स होते हैं। वो जो पपड़ी, जो स्किन जो काली पड़ जाती है, वो डेड स्किन होती है। जब आप उसको थोड़े समय बाद उखाड़ते हो ना, तो आपको दर्द नहीं होता। जैसे आपके बाल हैं, आपके जो सेल बॉडी के अंदर जो मर रहे हैं, वो डेड सेल के रूप में हमारे जो हेयर्स हैं वो बाहर आते हैं, और उनको काटने में हमें दर्द नहीं होता, लेकिन खींचने में दर्द होता है, क्योंकि जो जिंदा सेल होता है वो हमारी बॉडी से कनेक्टेड होता है, लेकिन जो मरा हुआ सेल होता है वो कनेक्टेड नहीं होता है। किसी को कोई और डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो अपन क्लास को एंड करते हैं। कोई डाउट नहीं? चलिए, तो इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी।